गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शांति समझौतों की आलोचना। हम पढ़ रहे थे शांति समझौतों को जो प्रथम महायुद्ध के बाद केंद्रीय शक्तियों के साथ किए गए थे या फिर द्विराष्ट्र संधि के साथ किए गए थे, जिसमें उन राष्ट्रों के ऊपर कई सारी बातें थोप दी गई थी, ऐसा विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार कहना है। जो इतिहासकार ये मानते हैं कि जर्मनी या उसके साथी राष्ट्रों पे अमानवीयता दर्शाई गई थी और खामखा की शर्तें उन पे थोप दी गई थी। जबकि इसके बात के विपक्ष में कुछ इतिहासकार तर्क देते हैं जो इन शांति समझौतों को ये कहते हैं कि वो जरूरी थे उस समय, क्योंकि ये उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ही निर्णय लिए गए थे। उस समय की परिस्थितियां ही ऐसी रही थी जिसमें उस समय की परिस्थितियों के मद्देनजर वो जरूरी था वो सारे के सारे निर्णय लेना। अदरवाइज तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जानी थी और आगे युद्ध बरकरार रहता या फिर दोबारा से वो शुरू होने की स्थिति हो जाती। तो इसके कुछ एक पक्ष में हम तर्क देंगे, कुछ एक विपक्ष में तर्क देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पक्ष की कि जो इतिहासकार इसके पक्ष में है वो पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसमें हम दोनों ही बातों को देखेंगे। सबसे पहले पक्ष में जो तर्क देते हैं वो ये कहते हैं कि ये ज्यादा अन्यायपूर्ण नहीं थे, समझौते जो थे वो न्यायपूर्ण नहीं थे। क्यों नहीं थे अन्यायपूर्ण? क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो संधियां थी ये समय की मांग थी या उस समय की परिस्थितियों को यदि हम सही ढंग से सही तरीके से जायजा लें उस परिस्थिति का, तो वो समय की मांग थी कि पराजित राष्ट्रों के साथ वो संधियां की जाए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में फिर से युद्ध की स्थिति कायम हो जाती। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड जॉर्ज ने कहा भी है कि यदि ऐसा ना हो पाता तो ना तो हारे हुए राष्ट्रों की शक्तियों पे अंकुश लग पाता और ना ही वो पीछे हटते और धीरे धीरे करके विश्व शांति की बजाय युद्धों में ही विश्व उलझा रहता। तो इसके लिए वो जरूरी थे कि उस समय की भड़की हुई स्थिति पे काबू पाने के लिए पराजित राष्ट्रों पे कुछ एक अंकुश लगाए जाएं। दूसरा वो कहते हैं कि विल्सन के जो 14 सूत्रीय कार्यक्रम थे, विल्सन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उन पे आधारित था। विल्सन के 14 सूत्र, तो विल्सन के 14 सूत्रों को ध्यान में रख करके ही शांति समझौते के विभिन्न पक्ष लिए गए थे। वुड्रो विल्सन जो ये चाहते थे, एक महत्वपूर्ण और अच्छे विद्वान सभी उनको मानते हैं और ये उनके बातों के चलते कि विल्सन ने भी ये चाहा कि विश्व में शांति स्थापित हो जाए, युद्ध बंद हो जाए। तो ऐसा नहीं था कि अकेले उनके ऊपर ही पाबंदियां लगाई गई थी, बल्कि सारे ही देश के राष्ट्रों ने अपने आप स्वेच्छा से उन चीजों को भी अपना लिया था। तो विल्सन के 14 सूत्रों पर आधारित था। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दूसरे देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व के देशों के लिए ही ये। तो यदि हम सैनिक व्यवस्था की बात करें तो सैनिक व्यवस्था जो केवल जर्मनी, तुर्की या फिर ऑस्ट्रिया की सेना को ही एक उनका ही दायरा नहीं निश्चित किया गया था, बल्कि इसमें हम बात कर सकते हैं कि उसमें दायरा निश्चित हुआ था इंग्लैंड का भी, अमेरिका का भी। हाँ, उनके ऊपर थोपा नहीं गया था, उन्होंने स्वेच्छा से अपनी सैनिक क्षमता कम कर ली थी, सैनिकों की संख्या कम कर ली थी, जिसमें वो भी ये चाहते थे कि आगे आने वाले समय में युद्ध न हो। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार कि जर्मनी या फिर हारे हुए राष्ट्रों में ही सेना की एक संख्या निश्चित कर दी गई थी, बल्कि जीते हुए राष्ट्रों की निश्चित नहीं की गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। जीते हुए राष्ट्रों ने स्वेच्छा से आने वाले समय में युद्ध की स्थिति कायम ना हो, इसीलिए सैनिकों की संख्या निश्चित कर ली थी। क्षतिपूर्ति आयोग के बारे में विद्वान कहते हैं कि एक क्षतिपूर्ति आयोग का गठन किया गया था। बिल्कुल किया गया था, क्योंकि यदि हारे हुए राष्ट्रों पे थोड़ी बहुत क्षतिपूर्ति की राशि ना
मांगी जाती तो शायद भविष्य में वो फिर से उछलते युद्ध के लिए, तो उसके लिए ऐसा किया गया था। अगला एक पॉइंट देते हैं विद्वान कि एक जो राष्ट्र संघ के अनुसार एक मैंडेटरी व्यवस्था लागू की गई थी, तो उसका लागू होना भी जरूरी बताया गया है, क्योंकि उसमें राष्ट्र संघ का होना बहुत जरूरी था। और उसमें विश्व के हर देश का जो है एक महत्वपूर्ण विद्वान सदस्य उसका सदस्य माना गया था राष्ट्र संघ का, जो आगे आने वाले समय में विश्व शांति के लिए प्रयास करने वाला था। तो ये एक मैंडेटरी व्यवस्था अच्छी व्यवस्था कही गई थी। ये तो थे इसके पक्ष में तर्क, जो ये विद्वान मानते हैं कि ये शांति समझौते सही थे, गलत नहीं थे। तो एक और जो है ये माना गया कि सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई इसके अनुसार, और नहीं तो राष्ट्र संघ जैसी कोई संस्था हमें देखने को नहीं मिलती। तो शांति समझौतों के तहत राष्ट्र संघ जैसी एक विश्व की एक संस्था की स्थापना होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इन सब बातों के चलते विद्वानों ने इसके विपक्ष में भी तर्क दिए हैं। इसके विपक्ष में क्या वो बोलते हैं कि क्या क्या बातें जो है वो गलत बताते हैं कि उनको गलत लगती है। तो इसमें पहला पॉइंट यही है कि एक पक्षीय और थोपे हुए समझौते, एक पक्षीय और थोपे हुए समझौते, तो ये समझौते एक पक्षीय बताए हैं उन विद्वानों ने जो ये मानते हैं। इस आलोचना के जो है विपक्ष में जो तर्क देते हैं वो ये कहते हैं कि ये समझौते जो थे एक पक्षीय थे, हारे हुए पराजित राष्ट्रों पर या केंद्रीय शक्तियों पर थोपे गए थे। इनका जीते हुए राष्ट्रों के साथ कोई ताल्लुकात नहीं था, या उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई अंकुश, कोई बंदिश किसी भी तरह की नहीं लगाई गई थी, बल्कि ये उनके ऊपर थोप दिए गए थे जो राष्ट्र हारे थे। और इसीलिए हम इनको ये कह सकते हैं कि एक पक्षीय थे। और ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने कहा भी था कि जर्मन लोग कहते हैं कि वे इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो मित्रों, आपको तो इस पे हस्ताक्षर करने होंगे, क्योंकि यदि आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जो वर्साई में समझौते हो रहे थे कि यदि आप यहाँ पे इन पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो आपको बर्लिन में करने पड़ेंगे, तो आपको करने पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है। बर्लिन में करने का मतलब है कि हम फिर से युद्ध की स्थिति कायम कर देंगे, दोबारा फिर से युद्ध के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, और इस तरह से दोबारा युद्ध में फिर आप हारेंगे, क्योंकि आपके पास अब इतनी क्षमता नहीं रह गई है कि आप युद्ध जीत पाए। तो इस वजह से जो उन्होंने ये बात कही। अगला जो है इसमें विपक्ष में एक और बात कही गई है कि वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों का उल्लंघन। तो हमने जो बात की थी कि वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम या 14 योजनाएं हमारे सामने पेश की थी, तो उसमें उन 14 सूत्रों का पूर्णतः उल्लंघन किया गया था। जो बातें वुड्रो विल्सन ने बताई थी वो पूर्णतः इस संधि में अस्पष्ट थी, उनको समझा ही नहीं गया कि वो किस रूप में कही गई हैं, क्यों कही गई हैं, बल्कि उन बातों को गोलमोल करके उनमें उलझा दिया गया था, जिसमें कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि वुड्रो विल्सन के जो 14 सूत्र है, 14 योजनाएं, उनको लिया तो जरूर गया है, लेकिन उसको किस तरीके से लिया है, या जीते हुए राष्ट्रों ने अपनी स्वार्थ पूर्णता के लिए उनको उसमें शामिल किया है। तो उनका पूर्णतः इसमें उल्लंघन माना है कि इसमें पूर्णतः उनका उल्लंघन किया गया है। प्रतिशोध की भावना का प्रभाव, प्रतिशोध की भावना का प्रभाव, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये प्रतिशोध की भावना के फलस्वरूप ऐसा किया था, जैसे कि फ्रांस से जीत हासिल करने के बाद जब जर्मनी का एकीकरण हुआ 48 साल पहले, वही दिन निश्चित किया गया था जिसमें जर्मनी के सम्राट का
सिंहासन आरोहण हुआ था, तो वही दिन उन्होंने उसके साथ उस अपमानजनक संधि के लिए तय किया जिसमें उसकी नीचता दर्शाने की उन्होंने कोशिश की। ये सारी चीजें प्रतिशोध की भावना के तहत की गई थी। तो ये कितना गलत हुआ था कि उन्होंने 48 साल बाद अपना बदला इस बात से निकाला था, उनको नीचा दिखाने का तरीका वो निकाला था कि जिस दिन तुम्हें एक स्वतंत्र एकीकृत राष्ट्र के रूप में जुड़ने का मौका मिला था, उसी दिन तुम्हें उस अपमानजनक संधि पे हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया था। वर्साई की अनुचित क्षेत्र संबंधी धाराएं, वर्साई की अनुचित क्षेत्र संबंधी धाराएं, तो ये वर्साई में जो धाराएं रखी गई थी क्षेत्रों से संबंधित, वो काफी अनुचित तरीके से रखी गई थी। जर्मन के क्षेत्रों में कटौती कर दी गई थी और बहुत ही सीमित सा क्षेत्र उसका निश्चित कर दिया गया था। यहाँ तक कि उसके विभिन्न उपनिवेश उससे छीन लिए गए थे, जिसमें 10 लाख वर्ग मील का क्षेत्र उससे छीन गया था। तो इस तरह से उसके पास बहुत ही कम क्षेत्र बचा था और उसके ऊपर ही इस युद्ध के होने का कारण थोप करके उसके साथ क्षेत्र संबंधी जो धाराएं निश्चित की गई थी, वर्साई में जबरदस्ती उस पे हस्ताक्षर करवा लिए गए थे और उसके क्षेत्र को अति सीमित कर दिया गया था, जो काफी गलत था। आगे विद्वान अपनी बातें रखते हैं। सैनिक शक्ति पर अन्यायपूर्ण प्रतिबंध, सैनिक शक्ति पर अन्यायपूर्ण प्रतिबंध। तो यहाँ पे ये भी दर्शाते हैं कि उनकी जो हारे हुए राष्ट्र थे, जिसमें हम बात कर सकते हैं मुख्यतः जर्मनी की और साथ लगते ऑस्ट्रिया की, तुर्की की, हंगरी की या फिर बुल्गारिया की, तो उनकी सैनिक शक्तियों पर अन्यायपूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहां पे सेना बहुत ही कम रखने की प्रावधान उन्होंने रखा था, जो बहुत ही गलत था या अन्यायपूर्ण था, क्योंकि जीते हुए राष्ट्रों के पास अपनी पूरी सेना थी, उनके ऊपर तो किसी तरह का अंकुश नहीं था। जो हारे हुए राष्ट्र थे उनके ऊपर ही हर तरह के अंकुश थे, जो अन्यायपूर्ण और गलत थे। इसके बाद बात करते हैं जर्मनी पर क्षतिपूर्ति की शर्तें, क्षतिपूर्ति की शर्तें। जर्मनी पर जो ये क्षतिपूर्ति की शर्तें लगाई गई थी वो भी काफी गलत थी, क्योंकि क्षतिपूर्ति आयोग गठित किया गया और उसके ऊपर बहुत भारी मात्रा में एक दंड स्वरूप क्षतिपूर्ति राशि निश्चित की गई, जो उसको बहुत सारी जो है 3-4 सालों में उसको चुकानी थी किस्तों में। तो ये किया गया था, लेकिन साथ ही साथ उससे उसके उत्पादन के या फिर संसाधन छीन लिए गए थे। तो ये तो वैसी बात हो गई कि एक मुर्गी है, उसको खाना नहीं दिया जा रहा और वो बिना खाने के धीरे धीरे मर रही है, और साथ ही साथ उससे ये भी आशा की जा रही है कि वो एक सोने का अंडा देगी। तो सोने के अंडे की भी आशा है और साथ में उसको खाने को भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति जर्मनी की हो गई थी, क्योंकि उसके ऊपर भारी मात्रा में जो क्षतिपूर्ति के रूप में राशि लगाई गई थी, वो कहाँ से भुगतान करेगा? वो जो है पहले ही उसके संसाधन, जो उत्पादन के संसाधन थे, उसकी खाने थी, वो क्षेत्र जो जो उसकी आर्थिक दृष्टि से उसको मजबूत बनाते थे, वो उनसे छीन लिए गए थे। तो ये कैसे शर्तें वो पूरी कर सकता था क्षतिपूर्ति आयोग की? तो ये बिल्कुल असंभव सा हो गया था, जो आगे आने वाले समय में एक जो है विनाशकारी परिणाम लाया। अगला जो है बात करते हैं हारे हुए राष्ट्रों के साथ भी अनुचित शर्तें। हारे हुए राष्ट्रों के साथ अनुचित शर्तें। तो यहाँ पे जर्मनी ही नहीं अपितु उसके साथ में हारे हुए जो राष्ट्र थे, चाहे वो ऑस्ट्रिया हंगरी था, तुर्की था, बुल्गारिया था, उनके साथ भी
ऐसी अनुचित अमानवीय शर्तें लागू की गई जो जर्मनी के साथ थे। उनकी भी क्षतिपूर्ति के लिए भारी राशि लगाई गई, किस्तें निर्धारित कर दी गई, समय निर्धारित कर दिया गया, सैनिक संख्या जो है निर्धारित कर दी गई, उनके क्षेत्रों को सीमित कर दिया गया। तो ये सारी की सारी चीजें इन हारे हुए राष्ट्रों के साथ भी लागू की गई थी, न कि अकेले जर्मनी के साथ। यूरोप में छोटे छोटे राज्यों की स्थापना। यूरोप में छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। छोटे छोटे देशों के रूप में अन्य स्वतंत्र राज्य, जैसे हम चेकोस्लोवाकिया की बात करें, तो इस तरह के छोटे छोटे देश विकसित हो गए जो विकसित देशों के एक पल्लू से बंधे रहे हमेशा, अपनी तरक्की के लिए, अपने विकास के लिए, अपने संरक्षण के लिए। तो ऐसे राज्यों की स्थापना हो गई प्रथम विश्व युद्ध के बाद और इन शांति समझौतों के बाद। उसके बाद है लोकतंत्र। लोकतंत्र स्थापना के प्रयास। यहाँ पे विभिन्न राष्ट्र जिसमें राज्य व्यवस्था थी, वहां पे जबरन लोकतंत्र स्थापना के प्रयास किए गए। वहां की जनता जो राज्य व्यवस्था की परंपराओं में ढली हुई थी सदियों से, एकदम से लोकतंत्र की परंपराओं में ढलना उनके लिए काफी मुश्किल की बात हो गई। तो ये चीजें धीरे धीरे करके असफल होती नजर आई। उसके बाद है अल्पसंख्यकों की संख्या। अल्पसंख्यकों की संख्या समस्या। तो यहाँ पे एक और नई समस्या ने जन्म लिया जो थी अल्पसंख्यकों की। क्यों विभिन्न जो ऐसे लोग जो अपने देश से निर्वासित हो गए थे या फिर हारे हुए राष्ट्रों से कट करके अन्य देशों के हिस्से वो आ गए थे या फिर उनमें उनको मिला दिया गया था उन क्षेत्रों को, तो वो यहाँ वहीं रह रहे थे। तो वहां के राजा के प्रति, उस देश के लोगों के प्रति कैसे एकदम से ही उनमें राष्ट्र प्रेम या उनके प्रति अच्छी भावना पैदा होगी। तो वो लोग वहां अल्पसंख्यक बन करके रह गए और अल्पसंख्यकों की इस समस्या विषय को एक नई समस्या के रूप में झेलनी पड़ी। आगे है त्रुटिपूर्ण मैंडेटरी प्रणाली। त्रुटिपूर्ण मैंडेटरी प्रणाली। तो एक त्रुटिपूर्ण मैंडेटरी प्रणाली जो है मित्र राष्ट्रों के हाथों में दे दी गई, जिसमें मित्र राष्ट्रों को राष्ट्र संघ के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। राष्ट्र संघ के दोष। यहाँ पे राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापित संस्था जो विषयों के सामने आई उसमें काफी दोष पाए गए, क्योंकि उसमें विश्व के प्रत्येक देश के एक सदस्य को शामिल होना था, लेकिन जो हारे हुए राष्ट्र थे कई सालों तक उनके सदस्यों को इसमें भागीदारी ही नहीं मिली क्योंकि वो हारे हुए राष्ट्र थे। तो इस वजह से उसके दोष सामने आए कि इसमें जीते हुए राष्ट्रों के प्रति ही इनकी राष्ट्र संघ के सदस्यों की आसक्ति है, क्योंकि इसमें जीते हुए देशों के ही प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। तो इस सब से राष्ट्र संघ के दोष जो है सामने आए और आगे आने वाले समय में दूसरे महायुद्ध के बीजारोपण, द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण। तो यहाँ पे एक और मुख्य और जो है गलत प्रभाव पड़ा इन सब का, इन शांति समझौतों की अनुचितता का, कि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उसने बीज बो दिया, क्योंकि जर्मनी पर जो खामखा की शर्तें अनुचित तरीके से थोपी गई थी वो भी जर्मन कब तक सहन करता। इतनी भारी, इतनी मोटी राशि जो उसके ऊपर थोपी गई थी वो भी चुकाना उसके हित से परे था। तो इस तरह से इन अनुचित शर्तों को झेलते हुए धीरे धीरे ऐसी स्थिति पैदा हो गई
कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीच यहाँ पे रोप दिए गए वर्साए समझौतों के द्वारा या फिर अन्य जो शांति समझौते थे उनके द्वारा, और आने वाले समय में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। इन्हीं कारणों से कि ये जो शांति समझौते थे ये काफी असफल और अन्यायपूर्ण अपमानजनक थे। तो स्टूडेंट्स आप इनको पढ़ के देखेंगे कि जो शांति समझौते थे इनकी आलोचना में विद्वानों ने कौन कौन से तर्क दिए हैं, उसके पक्ष में कौन से तर्क हैं, उसके विपक्ष में कौन से तर्क हैं, इन सब को आप पढ़ के देखेंगे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज के लिए ये पढ़ लेना इतना काफ़ी है। थैंक यू।